डियर स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में हम करने जा रहे हैं कोई 30 MCQ ऑन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। क्वेश्चन नंबर 1, द गवर्नर ऑफ ए स्टेट इज अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑन द एडवाइस ऑफ द ए प्राइम मिनिस्टर, बी वाइस प्रेसिडेंट, सी चीफ मिनिस्टर एंड डी चीफ जस्टिस। तो गवर्नर ऑफ ए स्टेट वो किसके बेसिस पे मींस किसकी एडवाइस पे अपॉइंट होता है, लेकिन करता कौन है? प्रेसिडेंट। तो इसको जो प्रेसिडेंट के द्वारा अपॉइंट होता है वो किसकी एडवाइस पे होता है? दैट इज प्राइम मिनिस्टर। ए इज द करेक्ट ऑप्शन। नाउ स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 2 पे आएंगे हम। दैट इज द प्रेसिडेंट गिव्स हिज रेजिग्नेशन टू द ए चीफ जस्टिस, बी पार्लियामेंट, सी वाइस प्रेसिडेंट एंड डी प्राइम मिनिस्टर। तो प्रेसिडेंट जो होता है वो अपना किसको रेजिग्नेशन देता है? दैट इज नोन एज vice president. Option C is the correct option. Question number 3 is, for what period does the vice president of India hold office? A 5 years, B till the age of 65 years, C is 6 years and D is 2 years. तो कितने टाइम के लिए वाइस प्रेसिडेंट जो करता है वो ऑफिस को होल्ड करता है? तो वो करता है 5 साल के लिए। दैट इज A 5 years. नाउ क्वेश्चन नंबर 4 पे आएंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू रिगार्डिंग द पेमेंट ऑफ द इमोलुमेंट्स ऑफ द प्रेसिडेंट? पहले तो एक चीज बता दो कि इमोलुमेंट्स होती क्या है। इमोलुमेंट्स होती है एक्स्ट्रा अलाउंसेस जो प्रेसिडेंट को दी जाती है, क्योंकि वो कभी कभी एक्स्ट्रा काम भी करते हैं तो उसके लिए उनको इमोलुमेंट्स दी जाती हैं। सो ए ऑप्शन कहता है दे कैन बी रिड्यूस ड्यूरिंग अ फाइनेंशियल इमरजेंसी। तो ये तो एकदम ट्रू है। हमें क्या चाहिए? जो ट्रू नहीं है रिगार्डिंग द पेमेंट ऑफ द इमोलुमेंट्स। बी है दे आर शोन सेपरेटली इन द बजट। तो ये जो होता है शोन सेपरेटली इन द बजट होता है, तो एकदम ट्रू है ये। सी कहता है दे आर चार्ज ऑन द कंटिजेंसी फंड ऑफ इंडिया। तो कंटिजेंसी फंड ऑफ इंडिया क्या होता है? ऐसा कुछ अगर नेचुरल डिजास्टर हो जाता है तो इसका केयर टेकर कौन होता है? इसका केयर टेकर होता है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। सो जो पेमेंट ऑफ द इमोलुमेंट्स जो है वो चार्ज होती हैं ऑन द कंटिजेंसी फंड ऑफ इंडिया। तो ये फॉल्स है, मींस ये ट्रू नहीं है। सो सी इज द करेक्ट ऑप्शन। डी भी देख लेते हैं, दे डू नॉट रिक्वायर एनी पार्लियामेंट सैंक्शन। तो ये स्टेटमेंट तो ट्रू है, इसीलिए सी आपका करेक्ट ऑप्शन होगा। क्वेश्चन नंबर 5 में आएंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग क्वालिफिकेशन इज नॉट एसेंशियल फॉर ए पर्सन टू बिकम द वाइस प्रेसिडेंट? ए ही मस्ट बी एन इंडियन। तो ऐसी कौन सी क्वालिफिकेशन है जो एसेंशियल नहीं है वाइस प्रेसिडेंट बनने के लिए? तो देखिए, इसमें जो आपकी पहली क्वालिफिकेशन है ही मस्ट बी एन इंडियन, ये तो ट्रू है। ही मस्ट बी क्वालिफाइड टू बी ए मेंबर ऑफ द राज्यसभा, ये भी ट्रू है। ही मस्ट नॉट बी लेस देन 35 ईयर्स। जो मिनिमम एज वाइस प्रेसिडेंट के लिए सेट की गई है वो है 35 ईयर्स, तो नॉट लेस देन 35 ईयर्स, इसका मतलब ये भी ट्रू है। तो डी ही मस्ट बी ए ग्रेजुएट, ऐसी कोई भी हमारे पास क्वालिफिकेशन नहीं है, मीन्स ऐसा कोई क्राइटेरिया या ऐसी कोई कंडीशन हमारे पास नहीं है वाइस प्रेसिडेंट के लिए बनने के लिए। सो डी इज द करेक्ट ऑप्शन। नाउ क्वेश्चन नंबर 6 पे आएंगे। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ इमरजेंसी हैव बीन विजुअलाइज्ड इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया? ए 4, बी 3, सी 1 एंड 2, डी ऑप्शन इज 2। तो स्टूडेंट्स, 3 टाइप की इमरजेंसी होती है हमारे पास, स्टेट इमरजेंसी, नेशनल इमरजेंसी और फाइनेंशियल इमरजेंसी। तो हमारे पास सिर्फ 3 इमरजेंसी है, तो बी इज द करेक्ट ऑप्शन, दैट इज ऑप्शन 3। Question number 7 is, the impeachment proceedings against the vice president can be initiated. Impeachment का proceeding का मीनिंग होता है ऐसी proceeding जो कि आप वाइस प्रेसिडेंट को हटाना चाहते हैं, वो कहाँ पे इनिशिएट करेंगे, उसको स्टार्ट कहाँ से करेंगे? तो स्टूडेंट्स, ओनली इन लोकसभा, बी कहता है इन ईदर हाउस ऑफ पार्लियामेंट, डी सी कहता है इन ईदर हाउस ऑफ पार्लियामेंट, डी कहता है ओनली इन राज्यसभा। स्टूडेंट्स, बी ऑप्शन में मुझसे हाउस के स्पेलिंग गलत हो गए, HOUSE, तो आई एम सॉरी फॉर दैट। लेकिन हमें अब इस ऑप्शन डिस्कस कर लेते हैं। तो देखिए, हमारे पास कोई भी ऐसा फॉर्मल जो प्रोसीजर है ऐसा कोई है नहीं आर्टिकल में लिखा हुआ कि हम वाइस प्रेसिडेंट को हटा सकते हैं। लेकिन वाइस प्रेसिडेंट के खिलाफ अगर कुछ भी ऐसा कुछ मिलता है तो हम उसको कैसे हटा सकते हैं? एक मींस रेजोल्यूशन ला के पार्लियामेंट में तो हम उसको हटा सकते हैं। और ये कहाँ पे डिस्कस होगा?
ये पहले जो इनिशिएट किया जाएगा ओनली इन राज्यसभा में ही इनिशिएट किया जाएगा वाइस प्रेसिडेंट के खिलाफ। तो इसका आंसर आएगा ओनली इन राज्यसभा। For election to the Lok Sabha, a nomination paper can be filed by A option any citizen of India, B any citizen of India whose name appears in the electoral roll of a constituency, C part कहता है anyone residing in India, and D option is a resident of the constituency from which the election to be contested। तो स्टूडेंट्स ये कहता है कि अगर आपको इलेक्शन टू द लोकसभा के लिए नॉमिनेशन पेपर फाइल करना है, ठीक है, तो ए ऑप्शन एनी सिटीजन ऑफ इंडिया जरूरी नहीं है। एनी सिटीजन ऑफ इंडिया में 18 ईयर से कम भी हो सकते हैं, तो ऑब्वियसली वो जरूरी नहीं है, या 25 साल से कम होंगे, या कोई ना कोई एज होगा जहां पे आप इसको नहीं कर सकते। बी ऑप्शन कहता है एनी सिटीजन ऑफ इंडिया हुज नेम अपीयर्स इन द इलेक्टोरल रोल ऑफ ए कॉन्स्टिट्यूएंसी। तो एक जो सिटीजन ऑफ इंडिया जिसका नाम कहां पे है, जो सिटीजन ऑफ इंडिया है ही है, लेकिन उसका नाम इलेक्टोरल रोल ऑफ ए कॉन्स्टिट्यूएंसी में भी है, तो इस ऑप्शन को अभी थोड़ी टाइम के लिए हम कंसीडर कर लेते हैं कि ये ऑप्शन ठीक है। सी और डी भी हमें पढ़ना पड़ेगा। सी ऑप्शन कहता है एनीवन रिजाइडिंग इन इंडिया। एनीवन रिजाइडिंग इंडिया का मतलब हुआ कि अगर फॉरेनर होगा तो क्या हम उसको भी यहाँ पे इलेक्शन टू द लोकसभा का टिकट दे देंगे? नहीं, ऐसा नहीं होगा, उसको कोई परमिशन नहीं मिलेगी, वो नॉमिनेशन पेपर फाइल नहीं कर पाएगा। तो सी ऑप्शन चला गया। डी है अ रेजिडेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंसी फ्रॉम विच द इलेक्शन टू बी कंटेस्टेड। अब इसका मीनिंग समझिए। मीन्स मान लीजिए कोई एक कॉन्स्टिट्यूएंसी है पर्टिकुलर, जैसे आपकी कहीं पे अगर कॉन्स्टिट्यूएंसी का नाम है अमृत विहार, और अमृत विहार में ऐसा होता है कि अगर वहां का रेजिडेंट होगा तो वही लोकसभा का इलेक्शन फाइल कर पाएगा, ऐसा नहीं होता। अगर मैं किसी एक स्टेट का हूं, किसी एक एरिया का हूं, मैं किसी भी स्टेट में जाके वहां से फाइल कर सकता हूं। सो डी भी यहाँ पे नेसेसरी नहीं है। तो ऑप्शन कौन सा आएगा? दैट इज ऑप्शन बी, एनी सिटीजन ऑफ इंडिया हुज नेम अपीयर्स इन द इलेक्टोरल रोल ऑफ ए कॉन्स्टिट्यूएंसी। स्टूडेंट्स, इन इंडिया पॉलिटिकल पार्टीज आर गिवन रिकॉग्निशन बाय A इलेक्शन कमीशन, B स्पीकर ऑफ लोकसभा, C प्रेसिडेंट एंड D लॉ कमीशन। तो हमारी जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज है उसको रिकॉग्निशन कौन देता है? उसको रिकॉग्निशन देता है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। ए इज द करेक्ट ऑप्शन। नाउ स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 10 पे चलेंगे। द वाइस प्रेसिडेंट इज इलेक्टेड बाय एन इलेक्टोरल कॉलेज कंसिस्टिंग ऑफ मेंबर्स ऑफ ए बोथ हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेटिव, बी कहता है बोथ हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट, सी कहता है लोकसभा, डी कहता है राज्यसभा। नाउ स्टूडेंट्स, वाइस प्रेसिडेंट जो इलेक्ट होता है उसकी प्रोसीडिंग जो होती है, उसकी जो वोटिंग होती है वो दोनों पार्लियामेंट में होती है, बोथ हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट। लेकिन क्योंकि हमारे ए ऑप्शन और बी ऑप्शन में एक डिफरेंस है, ए ऑप्शन में स्टेट लेजिस्लेटिव है, तो क्या स्टेट लेजिस्लेटिव है वो वोटिंग में उसका कोई रोल है? तो ऐसा कोई भी वोटिंग में उसका रोल नहीं होता वाइस प्रेसिडेंट को इलेक्ट करने के लिए। सो स्टेट लेजिस्लेटिव ए ऑप्शन जो है हम कंसीडर नहीं करेंगे। इसका ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन बी। नाउ स्टूडेंट्स, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 पे आएंगे। द इलेक्शन कमीशन डज नॉट कंडक्ट द इलेक्शंस टू द ए लोकसभा, बी प्रेसिडेंट सिलेक्शन, सी राज्यसभा एंड डी लोकल बॉडीज। देखिए, लोकसभा, प्रेसिडेंट सिलेक्शन और राज्यसभा, ये सारे इलेक्शन कौन कंडक्ट करता है? इलेक्शन कमीशन। लेकिन जो लोकल बॉडीज का इलेक्शन है वो इलेक्शन कमीशन कंडक्ट नहीं करता। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 में द पावर टू डिसाइड एन इलेक्शन पिटीशन इज वेस्टेड इन द। देखिए, जो पावर है कि अगर इलेक्शन की कोई पिटीशन होती है तो वो कहां पे सुना जाएगा? उसको उसकी पावर किसके पास है सुनने के लिए? तो ए कहता है हाई कोर्ट, बी कहता है इलेक्शन कमीशन, सी कहता है पार्लियामेंट और डी कहता है सुप्रीम कोर्ट। तो ये पावर जो डिसाइड करने के लिए इलेक्शन पिटीशन की, ये वेस्टेड होती है किसमें? दैट इज इलेक्शन कमीशन। नाउ स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 13 पे आएंगे। द प्रेसिडेंट कैन मेक लॉ थ्रू ऑर्डिनेंसेस। तो हमें ये 4 ऑप्शन है। ओनली ऑन सब्जेक्ट्स कंटेंट इन द कॉन्करेंट लिस्ट, कि जो कॉन्करेंट लिस्ट में सब्जेक्ट्स होंगे उसी के ऊपर बनाना है, ये जरूरी नहीं है।
ऑप्शन बी कहता है अंडर नो सर्कमस्टेंसेस। देखिए सर्कमस्टेंसेस हो गए तभी तो ऑर्डिनेंसेस पास होंगे, तो सर्कमस्टेंसेस के बेसिस पे ही ऑर्डिनेंस पास होते हैं, तो ये ऑप्शन भी कंसीडर नहीं होगा। अंडर नो सर्कमस्टेंसेस इज नॉट टू बी कंसीडर्ड। सी ऑप्शन कहता है ऑन सर्टेन सब्जेक्ट्स इवन व्हेन पार्लियामेंट इज इन सेशन, कि सिर्फ गिने चुने सब्जेक्ट्स के ऊपर ही बनाया जाएगा जब पार्लियामेंट काम कर रहा होगा, तो ऐसा भी नहीं है। डी कहता है ड्यूरिंग द रिसेस ऑफ द पार्लियामेंट, तो ड्यूरिंग द रिसेस ऑफ द पार्लियामेंट प्रेसिडेंट कैन मेक लॉज थ्रू ऑर्डिनेंसेस, सो डी इज द करेक्ट ऑप्शन। नाउ स्टूडेंट्स हम क्वेश्चन नंबर 14 पे आएंगे। द प्राइम मिनिस्टर, यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर ऑल आर मेंबर्स ऑफ। तो हम देखेंगे कि प्राइम मिनिस्टर, यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर और चीफ मिनिस्टर और जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है वो किसके मेंबर होते हैं। देखिए ए है नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल, बी है रीजनल काउंसिल, सी है प्लानिंग कमीशन, डी है जोनल काउंसिल। तो इसमें जो है जो नेशनल लेवल एजेंसी है या नेशनल लेवल की ऑर्गेनाइजेशन या काउंसिल या कमीशन है वो दो है इसमें, दैट इज नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल और सी है प्लानिंग कमीशन। प्लानिंग कमीशन का चेयरमैन कौन होता है, प्राइम मिनिस्टर, एंड ए जो है नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल, यही इसका करेक्ट ऑप्शन आएगा जिसमें सारे के सारे या प्राइम मिनिस्टर, यूनियन कैबिनेट, चीफ मिनिस्टर और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स आएंगे। क्वेश्चन नंबर 15 में आएंगे द मिनिमम एज रिक्वायर्ड फॉर बिकमिंग द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया इज। तो मिनिमम एज प्राइम मिनिस्टर बनने के लिए कितनी चाहिए हमें, ए 30 इयर्स, बी 35 इयर्स, सी 40 इयर्स एंड डी 25 इयर्स। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है 25 इयर्स इसकी एज सेट की गई है। 25 इयर्स से लेस होगा तो प्राइम मिनिस्टर नहीं बना जा सकता, 25 या 25 से ज्यादा चाहिए हमें। क्वेश्चन नंबर 16 में इफ द ऑफिस ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ द इंडिया फॉल्स वेकेंट विद इन व्हाट टाइम शुड द नेक्स्ट प्रेसिडेंट बी इलेक्टेड। तो इसका मीनिंग क्या हुआ कि अगर हमारा प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का ऑफिस जो है वो उसमें प्रेसिडेंट बैठा ही नहीं हुआ है, उसके ऑफिस में कोई वो क्या होता है वहां पे प्रेसिडेंट ही नहीं है, तो प्रेसिडेंट नहीं होगा तो ऑफिस कहां से होगा। विद इन व्हाट टाइम शुड द नेक्स्ट, क्योंकि उसके बाद हमें क्या करना पड़ेगा, एक नेक्स्ट प्रेसिडेंट लाना पड़ेगा, तो उसका एक टाइम पीरियड सेट किया गया है। वो टाइम पीरियड क्या है, दैट इज ए विद इन 2 months, बी ऑप्शन कहता है विद इन 1 year, सी कहता है विद इन 6 months एंड डी कहता है इमीडिएटली। देखो इमीडिएटली का तो कोई रोल नहीं है यहाँ पे, लेकिन विद इन 6 months का इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 17 पे आएंगे द चेयरमैन ऑफ द प्लानिंग कमीशन इन इंडिया इज द। जो चेयरमैन ऑफ द प्लानिंग कमीशन इन इंडिया है वो कौन है, ए प्रेसिडेंट, बी प्राइम मिनिस्टर, सी मिनिस्टर ऑफ प्लानिंग एंड डी है फाइनेंस मिनिस्टर। तो मैं आपको ये चीज बता दूं चेयरमैन ऑफ द प्लानिंग कमीशन कौन होता है, दैट इज प्राइम मिनिस्टर। सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट वन। 18 में आएंगे अंडर विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इज द प्रेसिडेंट्स रूल प्रोमुलगेटेड ऑन एनी स्टेट इन इंडिया। देखो कि प्रेसिडेंट रूल लग रहा है किसी स्टेट में, मींस क्या ये कौन सी होगी, स्टेट इमरजेंसी। तो स्टेट इमरजेंसी में वो बोल रहा है कि कौन सा आर्टिकल हम लगाएंगे कॉन्स्टिट्यूशन का, हम कौन सा आर्टिकल लगाएंगे। ए ऑप्शन है 326, बी है 370, सी है 380 एंड डी है 356। तो स्टेट इमरजेंसी का जो आर्टिकल होता है वो आर्टिकल होता है 356। नाउ स्टूडेंट्स 19 में आएंगे हु इज द एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ द काउंसिल ऑफ स्टेट्स। एक्स ऑफिशियो चेयरमैन, एक्स ऑफिशियो होता क्या है, एक्स ऑफिशियो होता है कि मींस ऐसा चेयरमैन जिसको चेयरमैन की कुर्सी दी गई है, लेकिन उसके या तो उसके रैंक के आधार के ऊपर या तो उसकी जो रेपुटेशन है उसके बेसिस पे दी गई है। तो ऐसा जो एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ द काउंसिल ऑफ स्टेट्स होता है वो कौन होता है। ए ऑप्शन है वाइस प्रेसिडेंट, बी है लीडर ऑफ द ऑपोजिशन, सी है प्रेसिडेंट एंड डी है स्पीकर। तो काउंसिल ऑफ द स्टेट्स का जो एक्स ऑफिशियो चेयरमैन होता है दैट इज ऑप्शन ए वाइस प्रेसिडेंट। क्वेश्चन नंबर 20 में कहता है द 5-year टर्म ऑफ द प्रेसिडेंट इज कैलकुलेटेड फ्रॉम द। जो 5 साल की टर्म हम प्रेसिडेंट के लिए कैलकुलेट करते हैं वो किस दिन से स्टार्ट होगी, ठीक है। ए ऑप्शन कहता है फर्स्ट डे ऑफ द मंथ फॉलोइंग द मंथ ही अज्यूम्स चार्ज, ठीक है। तो वो कहता है
कि फर्स्ट डे ऑफ द मंथ फॉलोइंग द मंथ ही अज्यूम्स चार्ज। इसका मीनिंग क्या हुआ कि मान लो कोई मंथ है, ठीक है, किसी मंथ में वो ज्वाइनिंग डालता है तो उसका पहला दिन कंसीडर होगा। अगर ये पहला दिन होता तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन मान लो उसने किसी 7वें दिन में ही वो किया, तो क्या फर्स्ट डे से उसकी वो शुरू होगी? तो ये ऑप्शन सही नहीं है। बी कहता है डेट ऑफ हिज इलेक्शन रिजल्ट, जो डेट ऑफ हिज इलेक्शन रिजल्ट की होगी वहां से किया जाएगा, ये भी ट्रू नहीं है। सी ऑप्शन कहता है डे ही अज्यूम्स चार्ज, मींस जब वो ऑफिस में आएगा और अपना चार्ज ले लेगा तो तभी उसका दिन जो फर्स्ट डे है वो शुरू हो जाएगा। तो ये आपका करेक्ट ऑप्शन है सी। डी भी देख लेते हैं कि डी में क्या है, द फर्स्ट डे ऑफ द मंथ ही अज्यूम्स चार्ज। तो ऐसा नहीं है कि फर्स्ट डे ऑफ द मंथ ही अज्यूम्स चार्ज, ऐसा कोई क्राइटेरिया नहीं है। सो डी आपका ऑप्शन नहीं है, इसका सी ही आपका करेक्ट है। 21 कहता है Who among the following has the constitutional authority to make rules and regulations fixing the number of members of the UPSC? तो ऐसा जो हमारे पास कौन है ऐसा कि जिसके पास कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी है रूल्स और रेगुलेशंस बनाने के लिए, क्या करने के लिए? टू फिक्स द नंबर ऑफ मेंबर्स ऑफ द यूपीएससी। वो क्या करना चाहता है कि नंबर ऑफ मेंबर्स ऑफ द यूपीएससी को फिक्स करना चाहता है। तो ऐसी कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी किसके पास है? ए कहता है वाइस प्रेसिडेंट, बी कहता है प्रेसिडेंट, सी कहता है होम मिनिस्ट्री एंड डी कहता है कैबिनेट सेक्रेटरी। तो ऐसी जो अथॉरिटी है वो हमारे पास किसके पास है? दैट इज प्रेसिडेंट के पास है। ऑप्शन बी इज द करेक्ट वन। क्वेश्चन नंबर 22, अंडर हुज एडवाइस द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया डिक्लेयर्स इमरजेंसी अंडर आर्टिकल 352। तो किसकी एडवाइस के मतलब कि किसकी एडवाइस पे जो प्रेसिडेंट है वो डिक्लेयर करता है इमरजेंसी अंडर आर्टिकल 352? ए ऑप्शन कहता है चीफ मिनिस्टर ऑफ ऑल स्टेट्स, बी कहता है प्राइम मिनिस्टर, सी कहता है कैबिनेट, डी कहता है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। तो मैं आपको एक चीज बता दूं कि कैबिनेट जो होता है उसकी एडवाइस पे ही प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया डिक्लेयर करता है इमरजेंसी अंडर आर्टिकल 352। और कैबिनेट का हेड कौन होता है? कैबिनेट का हेड होता है प्राइम मिनिस्टर। सो सी इज द करेक्ट ऑप्शन। नाउ स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 23 पे आएंगे। Who acts as the president of India when neither the president nor the vice president is available? A कहता है senior most governor of a state, B कहता है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, C कहता है स्पीकर ऑफ लोकसभा, D कहता है ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। तो क्वेश्चन में क्या इसका मीनिंग क्या हुआ कि अगर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कब कौन एक्ट करेगा? अगर देश में ना तो प्रेसिडेंट है और ना ही वाइस प्रेसिडेंट है, मींस इनकी जो पोजीशंस है वो क्या है? वेकेंट है, खाली है बिल्कुल, ठीक है। उस टाइम पे कौन एक्ट करेगा? तो वो कहता है कि यहाँ पे जो बी ऑप्शन होगा चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, वही एक्ट करेगा एज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। सो बी इज द करेक्ट ऑप्शन। स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 24 में आर्टिकल 78 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विथ, मीन्स यही पूछ रहा है कि आर्टिकल 78 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन किससे डील करता है? ए प्रेसिडेंट्स पावर टू गेट इंफॉर्मेशन फ्रॉम द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, ये ट्रू नहीं है। प्रेसिडेंट ऑफ पावर की ये नहीं होती है आर्टिकल 78। बी कहता है प्राइम मिनिस्टर ड्यूटी रिगार्डिंग कीपिंग द प्रेसिडेंट इन्फॉर्म्ड अबाउट द गवर्नमेंट्स डिसीजन एंड पॉलिसीज। नो, ये प्राइम मिनिस्टर की ही ड्यूटी होती है कि वो प्रेसिडेंट को इन्फॉर्म करे अबाउट द गवर्नमेंट डिसीजन और पॉलिसीज के बारे में। तो ये आर्टिकल 78 होल्ड ट्रू करता है किसके लिए? ऑप्शन बी के लिए। इमरजेंसी पावर्स ऑफ द प्रेसिडेंट आर्टिकल 78 में नहीं आता। और डी ऑप्शन जो है प्रेसिडेंट्स पावर टू सेंड एडवाइजरी मैसेजेस टू द पार्लियामेंट, ये प्रेसिडेंट की पावर तो है ही नहीं है। ना ए आएगा ना डी आएगा और सी तो बिल्कुल भी नहीं आएगा क्योंकि ये सारी प्रेसिडेंट से रिलेटेड है, जबकि बी ये आर्टिकल जो है प्राइम मिनिस्टर की ड्यूटी के रिलेटेड आता है। नो क्वेश्चन नंबर 25 पे चलेंगे। व्हेन अ स्टेट गवर्नर डाइज और रिजाइन्स, अगर स्टेट का गवर्नर डाई होता है या रिजाइन कर जाता है तो नॉर्मली उसकी फंक्शन जो होता है वो कौन परफॉर्म करेगा? हु नॉर्मली एक्सरसाइजेस हिज फंक्शन टिल अ न्यू गवर्नर इज अपॉइंटेड। जब तक एक हमारे पास न्यू गवर्नर ना आ जाए तो उसके जो काम है वो कौन परफॉर्म करेगा?
ए ऑप्शन है चीफ जस्टिस ऑफ द हाई कोर्ट, बी कहता है एडवोकेट जनरल ऑफ द स्टेट, सी कहता है सेक्रेटरी जनरल ऑफ द गवर्नर एंड डी ऑप्शन इज अ पर्सन डेजिग्नेटेड बाय स्टेट कैबिनेट। तो इसका जो ऑप्शन है, ऐसी पावर किसको मिली हुई है? ऐसी पावर मिली हुई है अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन, दैट इज ऑप्शन ए, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। क्वेश्चन नंबर 26 पे आएंगे। द प्रेसिडेंट्स रूल इन ए स्टेट कैन बी कंटिन्यूड फॉर ए मैक्सिमम पीरियड ऑफ ए 2 years, बी 1 year, सी 6 months, डी है 2.5 years। ठीक है, तो ये जो प्रेसिडेंट रूल है एक स्टेट में, वो मैक्सिमम ऑफ कितने टाइम के लिए लग सकता है? जो प्रेसिडेंट रूल है एक स्टेट में, वो मैक्सिमम ऑफ 6 months के लिए लगता है। क्वेश्चन नंबर 27, who among the following has the power to form a new state within the Union of India? A Speaker of Lok Sabha, B President, C Prime Minister, D Supreme Court। तो ऐसा कौन है जिसके पास पावर है कि वो न्यू स्टेट बना सके, लेकिन विद इन द यूनियन टेरिटरी ऑफ इंडिया? ठीक है, तो जो भी है यूनियन ऑफ इंडिया में ही होनी चाहिए। तो ये कौन बना सकता है? ये पावर है हमारे प्रेसिडेंट के पास। क्वेश्चन नंबर 28 पे आएंगे। व्हाट इज द पोजीशन ऑफ ए मिनिस्टर ऑफ स्टेट इन द सेंट्रल गवर्नमेंट? की पोजीशन ऑफ ए मिनिस्टर ऑफ स्टेट, जिसको हम क्या बोलते हैं? मिनिस्टर ऑफ स्टेट होता है एमओएस। एमओएस की जो है सेंट्रल गवर्नमेंट में क्या पोजीशन है? ए कहता है ही इज ए मिनिस्टर ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट बट नॉट ए मेंबर ऑफ द कैबिनेट। ये तो ट्रू है, लेकिन चलो सेकंड और बी सी डी ऑप्शन को भी हम डिस्कस कर लेते हैं। ही लुक्स आफ्टर द इंटरेस्ट ऑफ द स्टेट कैबिनेट, ये उसका काम नहीं है। सी है ही इज द नॉमिनी ऑफ द स्टेट गवर्नर, ये भी ट्रू नहीं है। डी ही इज द नॉमिनी ऑफ द स्टेट कैबिनेट, ये भी ट्रू नहीं है। तो ए ऑप्शन ही होल्ड करेगा ट्रू, दैट इज ही इज द मिनिस्टर ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट बट नॉट ए मेंबर ऑफ द कैबिनेट। क्वेश्चन नंबर 29 पे आएंगे। चीफ मिनिस्टर ऑफ ए स्टेट इज रिस्पॉन्सिबल टू ए प्राइम मिनिस्टर, बी राज्यसभा, सी लेजिस्लेटिव असेंबली, डी गवर्नर। देखिए प्राइम मिनिस्टर और जो राज्यसभा है ये नेशनल लेवल पे आते हैं, लेकिन जो सी लेजिस्लेटिव असेंबली और गवर्नर ये स्टेट लेवल पे आते हैं। तो इसमें इन दोनों में से ही हमें पता चल जाएगा कि एक ही ऑप्शन है। जो चीफ मिनिस्टर ऑफ स्टेट रिस्पॉन्सिबल होता है वो अपॉइंट तो उसको कौन करता है? गवर्नर, लेकिन उसको लेजिस्लेटिव असेंबली जो होता है, लेजिस्लेटिव असेंबली को ही वो रिस्पॉन्सिबल होता है। नाउ क्वेश्चन नंबर 30 कहता है हु कैन इनिशिएट इम्पीचमेंट प्रोसीडिंग्स अगेंस्ट द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया? ए कहता है ईदर हाउस ऑफ पार्लियामेंट, बी कहता है एनी विधानसभा, सी कहता है ओनली लोकसभा, डी कहता है राज्यसभा। तो इम्पीचमेंट प्रोसीडिंग जो प्रेसिडेंट के खिलाफ, मींस आपको क्या करना है? आपको प्रेसिडेंट को रिमूव करना है। ठीक है, तो वो किसके कारण करेंगे? ईदर हाउस ऑफ पार्लियामेंट का मीनिंग है कि किसी भी एक हाउस में आप प्रोसीडिंग्स इनिशिएट कर देंगे। बी कहता है एनी विधानसभा, एनी विधानसभा का मतलब दोनों हमारी सभाएं जो हैं, कोई भी उनमें दोनों में से विधानसभा अलग है। सी कहता है ओनली लोकसभा एंड डी कहता है राज्यसभा। तो ईदर हाउस ऑफ पार्लियामेंट क्या कहता है कि देखिए, जो ईदर हाउस ऑफ पार्लियामेंट का मतलब कि या तो लोकसभा में या तो राज्यसभा में। तो विधानसभा तो इसकी होती नहीं है, ये ना तो लोकसभा है ना राज्यसभा है, ये हम कहते हैं स्टेट लेवल पे। ठीक है, तो ईदर हाउस ऑफ पार्लियामेंट में या तो हम करेंगे इसको किया जाएगा या तो राज्यसभा में या तो लोकसभा में, किसी एक में प्रोसीडिंग्स आप इनिशिएट कर दीजिए और इम्पीचमेंट प्रोसीडिंग्स क्या हो जाएंगी? स्टार्ट हो जाएंगी। और इसके बाद आप इसके ऊपर वोटिंग कर सकते हैं इन द बोथ हाउसेस। लेकिन इनिशिएट कहां पे करना है? इनिशिएट करना है किसी एक में। ठीक है, या तो लोकसभा होगी या राज्यसभा होगी। ठीक है, तो ईदर हाउस ऑफ पार्लियामेंट इज द करेक्ट ऑप्शन, ऑप्शन ए। नाउ स्टूडेंट्स, एट द एंड इफ यू लाइक माय वीडियो प्लीज शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब।